नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे हीरो मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चमत्कार को तो सब नमस्कार करते हैं और शायद इसीलिए बीजेपी की बिहार में बम्पर जीत पर अब हर एक्सपर्ट तारीफों के पुल बांध रहा है गुजरात लॉबी के लिए। पर असली सच्चाई ये कि बीजेपी को अपने आकलन में बिहार में 50 से 60 सीटें मिलने की उम्मीद थी। लिहाजा जब दोपहर में यह आंकड़ा 80 से 90 तक पहुंचा बीजेपी का, तो पार्टी के कई बड़े नेताओं को यकीन नहीं हो रहा था कि बीजेपी इतनी सीट जीत रही है। ये तो कोई समझ नहीं पा रहा है कि कैसे हो गया। बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं जिनसे मेरी आज बात हुई, दे आर ऑल्सो सरप्राइज्ड कि ये क्या हो गया। हम लोग का इतना बढ़िया हवा था हमारे पक्ष में, ऐसा तो लगता नहीं था, हम लोगों को भी नहीं लगता था, लेकिन अब हो गया तो हो गया। ये तो कहता ही थे, बताते थे कि देखिएगा कोई अदृश्य शक्ति जो है हम लोग के साथ है, जो हम लोगों को 200 के पार ले जाएगी। उधर देर शाम जब मोदी और शाह ने बीजेपी के हेडक्वार्टर पर जीत का जश्न मनाया, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो जीत है ये मेहनत की जीत है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सच्चाई कुछ और है। दरअसल जो 10-10 हजार की गड्डियां बांटी गई थी, कमाल इन हरे हरे नोटों ने ही किया है। आप जानते हैं कि बिहार गरीब राज्य है, गरीब स्टेट है, और वहाँ 10,000 का अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट है। और वो आप ठीक इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के दौरान आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं महिलाओं के अकाउंट में, तो महिला तो इन्फ्लुएंस होती हैं, उसके उनके परिवार के लोग भी, सदस्य भी उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जाहिर है कि आप एक तरह से वोट खरीद रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाई नोटों की गड्डियों का कमाल तो था, लेकिन असली श्रेय बीजेपी की इस बम्पर जीत का असली श्रेय जो है वो ज्ञानेश कुमार को जाना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के सर पर ही जीत का सेहरा बंधना चाहिए, अमित शाह को बांधना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एसआईआर में वोट काटे गए, लाखों वोट काटे गए और एन वक्त पर लाखों वोट जोड़े गए, खेल वहीं हो गया। सुनिए, बघेल साहब को भी सुन लीजिए। इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है, और ज्ञानेश कुमार जी, उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। 65 लाख वोट काटे, 16 लाख आवेदन आया और 21 लाख नाम जोड़ दिए, तो ये करिश्मा ज्ञानेश कुमार जी किए हैं। तो इसलिए पूरा श्रेय ज्ञानेश कुमार जी को जाता है, उनको बधाई और शुभकामनाएं। अब दोस्तों, पर्दे के पीछे क्या क्या बिहार में हुआ वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन असली खबर ये है कि ये जो बिहार में जिस तरह से वोट की चोरी का सारा खेल हुआ, ये तो महज एक एक्सपेरिमेंट है। आप कह सकते हैं ये ट्रायल है। बिहार में तो बीजेपी ने एक ट्रायल किया, या आप कह सकते हैं एक ट्रेलर ही दिखाया। असली पिक्चर तो पश्चिम बंगाल में चलेगी, और यही मकसद है। योगेंद्र यादव, इलेक्शन एक्सपर्ट, का कहना है कि बिहार में जो कुछ हुआ, दरअसल उसके पीछे असली प्लान बंगाल का है, जहां मोदी और शाह हर हाल में ममता बनर्जी को इस बार सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। जो खेल हरियाणा में खेला गया, या फिर महाराष्ट्र में खेला गया, दिल्ली में खेला गया, आज बिहार में खेला गया, वही खेल बंगाल में खेलने की तैयारी है, जिसका ट्रायल बिहार में लिया गया। मैं समझता हूं जो इस आने वाले राउंड पर तो विपक्ष कोई फैसला मेरे ख्याल से नहीं ले सकता, लेकिन इस आने वाले राउंड के बाद, और खास तौर पे बंगाल में क्या होता है, मेरी उम्मीद है आने वाले कुछ महीनों में बंगाल पे हमारी 2-3 बार चर्चा जरूर होगी जी, क्योंकि सारा दारोमदार बंगाल पे है। अगर बंगाल में ये साबित होता है कि भैया जो कुछ भी कर लो, जीतेगी तो बीजेपी ही, और अब इस चुनाव का एक ही मतलब है कि आप सब मैच में आओ और अंत में हार के बाहर निकलो, जो कुछ भी होगा जीत तो पहले से तय है। तो फिर विपक्ष को बैठ के तय करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भाई ये क्या हो रहा है और कैसे करना है। बहरहाल बिहार में जो चौंकाने वाली जीत बीजेपी ने हासिल की है, दर्ज की है, रिकॉर्ड जीत, उसके पीछे और भी कई कारण थे। वो सिर्फ 10-10 हज़ार रुपए महिलाओं की हथेली पर रखना या फिर किसान की हथेली पर रखना, सिर्फ वो 10-10 हज़ार का ही खेल नहीं था। वो खेल सिर्फ सीबीआई और ईडी का नहीं था, जहां पहले ही, चुनाव से पहले ही लालू परिवार को शिकंजे में कस लिया गया था। उसके पीछे सिर्फ उन ट्रेनों का ही खेल नहीं था जिनको हरियाणा से भर भर के
पटना और बिहार रवाना किया था। खेल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था, खेल सिर्फ कॉरपोरेट मनी का भी नहीं था। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि बिहार में ये जो इलेक्शन था, बिहार के इतिहास में सबसे महंगा इलेक्शन था। अब ये जो 10-10 हज़ार बटे, ये तो लोगों के खाते में गए, सबने देखा, लेकिन जो पैसा, जो माल लिफाफे में बटा, बहुत कम लोगों ने देखा। और इसी सिलसिले में आज मैंने कन्हैया बेल्हारी को बुलाया, जो बिहार के एक्सपर्ट हैं, 45 साल से बिहार के इलेक्शन कवर कर रहे हैं। मैंने कन्हैया बेल्हारी से पूछा कि आप ये कह रहे थे और बार बार दावा कर रहे थे कि या तो जेडीयू नंबर 1 पार्टी होगी या फिर आरजेडी नंबर 1 पार्टी होगी। आप बीजेपी को नंबर 3 पर ले जा रहे थे। आप कह रहे थे कि 50 सीटें मिल जाएं तो चमत्कार होगा। यहां तो बीजेपी 89-90 सीट पर पहुंच गई। बेल्हारी साहब, हुआ क्या, खेल क्या हुआ? और मुझे लगता है कि आप बेल्हारी साहब को खुद सुनिए, जिनका कहना है कि नतीजे आने के बाद से उनका सर चकरा रहा है और 45 साल में पहली बार वो धोखा खा गए। बेल्हारी साहब, किसी को उम्मीद नहीं थी, यानी तक यहाँ तक कि जो पोलस्टर थे, जिन्होंने सर्वे किया, जो गोदी मीडिया के एंकर थे, किसी को भरोसा नहीं था कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, 90+ हो जाएगी और जो ये फिगर है 200 चला जाएगा। और तेजस्वी, जिनका रथ इतना तेज चल रहा था, वो 25 पर सिमट जाएंगे। ये हो क्या गया आपके बिहार में? ये तो कोई समझ नहीं पा रहा है कि कैसे हो गया। बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, जिनसे मेरी आज बात हुई, दे आर ऑल्सो सरप्राइज्ड कि ये क्या हो गया। हम लोग का इतना बढ़िया हवा था हमारे पक्ष में, ऐसा तो लगता नहीं था, हम लोगों को भी नहीं लगता था, लेकिन अब हो गया तो हो गया। ये तो कहता ही थे, बताते थे कि देखिएगा कोई अदृश्य शक्ति जो है हम लोग के साथ है, जो हम लोगों को 200 के पार ले जाएगी। आप समझ लीजिए, अदृश्य शक्ति साथ में। हाँ, अदृश्य शक्ति साथ में, जो हम लोग को 200 से साथ में। लेकिन हम लोग चूंकि अब उस पर क्या विश्वास करें, रिजल्ट तो आ गया, रिजल्ट में प्रचंड बहुमत लगा, सुनामी है। तो अगर अदृश्य शक्ति पर बिना प्रमाण के बोलना भी ठीक नहीं है, अदृश्य शक्ति ही कह सकते हैं। लेकिन एक चीज ये मैं देखा कि एक महीने में 3 लाख वोट कैसे बढ़ गए। जैसे ज्ञानेश कुमार ने 6 अक्टूबर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में किया था, उन्होंने वो उनके पेज पर ही है, देख लीजिएगा कि 7,42,00,000 वोटर हैं टोटल जी। मतलब 3,50,00,000 महिलाएं हैं और 3,92,00,000 पुरुष हैं। फिर 11 तारीख को जब चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद जो है प्रेस रिलीज में देखा उनका, तो महिलाओं का 3,51,45,791 और पुरुषों का 3,93,79,366, यानी कि 3 लाख वोटर बढ़ गए एक महीना के अंदर। सोचा कि बता दें आपके व्यूअर्स को कि एक महीना में, फर्स्ट पोलिंग तो हुआ था 6 नवंबर को, तो एक महीने में 3 लाख वोटर बढ़ गए। दूसरी बात ये, जो हमको अब लगता है, आशा दीदी और जीविका दीदियों को जो काम सौंपा गया था, 90,000 आशा दीदी फर्स्ट फेज में लगी थी, ये जीविका दीदी, और सेकंड फेज में भी 90,000, जो पोलिंग स्टेशन के बाहर रह करके समझाती थी महिलाओं को। अब क्या समझाती थी वो महिलाओं को, ये उनके प्रेस रिलीज में कि हमने उनको लगाया है, चुनाव आयोग ने दिया कि जीविका दीदियों को हमने काम पर लगाया है। हाँ, अब क्या समझाती थी। और एक बात अब ये भी, मतलब कि जो मैंडेट है, उस मैंडेट को देखने से तो अब ये भी साइंटिफिक तरीके से अगर हम इसका विश्लेषण करें, जो दिख रहा है उस पर, कि जो कोर वोटर हैं तेजस्वी यादव के, जो कोर वोटर हैं MY, वो भी नहीं वोट दिए हैं, वो भी, उनका भी वोट छिटक गया है। और खास तौर से महिलाओं का तब कहें, महिलाओं ने वोट नहीं दिया है। लेकिन बेल्हारी साहब, मुझे जो समझ नहीं आ रहा है कि भाई चिराग पासवान, किसी से बात कर रहे थे, उनको लग रहा था, चिराग पासवान को लग रहा था कि वो 10 सीट जीत लें तो बहुत सेटिस्फैक्टरी होगा उनके लिए,
संतोषजनक होगा, और इसलिए वो नीतीश कुमार के यहाँ जाके पैर छू रहे हैं। लेकिन 10 क्या, यहाँ तो 20 से भी ऊपर मिल गई उनको सीटें। उपेंद्र कुशवाहा, उनको लग रहा था पता नहीं 2 सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर आप ओवैसी को देखें तो ओवैसी साहब तो चुनाव का मैदान छोड़ के चले गए। एक आध उनके नेताओं को मुसलमानों ने ही दौड़ा लिया, ओवैसी भी छोड़ गए। ओवैसी 4 सीट जीत चुके, 1 सीट पे जीत भी सकते। जो भी अमित शाह के क्लोज लोग थे, सबकी लॉटरी लगी है। नहीं, तो इसका मतलब यह है कि ये ऐसा किया गया हो नीतीश कुमार को न हम लोग जरूरी माने न मजबूरी माने, न बीजेपी के लिए अब नीतीश कुमार न जरूरी है न मजबूरी है बीजेपी के लिए। तो ये तो क्लियर हो गया। अब जो है बीजेपी अपने अनुसार जो है, जो उनका मन चाहेगा करेंगे। लेकिन ये ऐसा मुझे नहीं लगता है कि वो अपना सीएम बनाएंगे, मुझे अभी ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि 12 लोकसभा के मेंबर हैं इनके, और मैं बार बार नीतीश के पास, और मैं कई बार आपसे कह चुका कि नीतीश कुमार से हेड ऑन वो लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल मैंने नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए ऐसा, चूंकि कई जगह मैं देख रहा था, विश्लेषण में चल रहा था कि अब तो बीजेपी अपना सीएम बना लेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है, वो इनको ही सीएम बनाएंगे 5 महीना 6 महीना जो भी हो, जितना दिन चल सके। और मुख्यमंत्री चाहेंगे कि ये सीएम ये कहें कि नहीं अब हमको छोड़ दिया जाए, अब हम नहीं रहेंगे, या इस बार भी अगर वो कहेंगे कि नहीं हमको छोड़ दिया जाए तो वो, लेकिन पहला ऑफर वो उन्हीं को देंगे कि आप बनिए। मतलब आपको लगता है कि अमित शाह नीतीश कुमार को ही चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? जी हाँ, मुझे लगता है वो वैसा कुछ नहीं करें। देखिए, ये वोट जो है, एक तो नीतीश कुमार के ही फेस पर मिला है, ये जान लीजिए, क्योंकि अमित शाह भी 160 से ज्यादा नहीं दे रहे थे, कोई नहीं दे रहा था इतना, कहीं दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। 2010 के चुनाव में मैं घूमा हूं पूरा, उसमें लहर दिखाई दे रहा था कि लहर है नीतीश के पास, जो 5 साल का उन्होंने काम किया उसका लहर था, उनका लहर था कि नहीं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था कि ऐसा होगा। तब हम ये मान करके चले कि इन लोगों ने जो बड़ा तालमेल और सूझबूझ के साथ एक दूसरे को मदद किया, जो हम लोग समझ रहे थे कि नहीं चिराग पासवान लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है, ऐसा नहीं है। चिराग पासवान, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी के लोग हो, कुशवाहा हो, मांझी हो, ये सब लोग जो है अपना वोट एक दूसरे को ट्रांसफर किए हैं, तभी ऐसा संभव है। और या कहीं और से ट्रांसफर हो गया हो, अदृश्य हाथ से हो गया। हाँ हाँ, क्योंकि कई बार खच्चर की भाई कहाँ से ट्रक पहुंच जाता है, काउंटिंग हाल तक चला गया, ट्रक सासाराम में चला गया, अब कहाँ कहाँ ट्रक गया ये तो कोई जानता है नहीं। तो इसीलिए कहा कि कोई अदृश्य शक्ति है जो, या नहीं तो बाकी विश्लेषण में तो यही है कि भाई महिलाओं ने जम करके वोट दिया, इनका वोट कट गया, या कुछ लोग मान ले कि न ऐसा है कि जो तेजस्वी यादव एग्रेसिव तरीके से जो प्रचार कर रहे थे, तो उससे जो अदर देन माई है उनमें एक फेयर साइकोसिस हो गया। लेकिन मैं इसको डाइजेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि तेजस्वी यादव का जो प्रचार रहा, या यादवों का कहीं से ऐसा वल्गर कहें या फिर वैसा, काफी पोलाइट थे जी, लेकिन अब जब हो गया तो हो गया। नहीं, आपको क्या लगता है? आप कह रहे थे कि साहब तेजस्वी का रथ बहुत तेज दौड़ रहा है, आरजेडी आपने आखिरी 4 दिन में कहा कि नंबर 1 पार्टी बनेगी, तो क्या तेजस्वी के साथ कोई खेल कर दिया, कोई खेला हो गया तेजस्वी के साथ, पार्टी के साथ उनकी? देखिए, मुझे तो लगता है कि खेला हुआ है। अब किस तरह का खेला हुआ है, जब तक से प्रमाण न हो तो बड़ा किसी पर आरोप लगाना ये अच्छी बात नहीं है। प्रमाण के साथ आरोप लगाया जाए। लेकिन आपको शक क्या है? अंश मैंने अदृश्य शक्ति में कह रहा हूं, वही तो कह रहा हूं, अदृश्य शक्ति कोई है ऐसा, मैंने आई एम अनएबल टू डाइजेस्ट दिस वर्डिक्ट। मैं कहा ना 2000, मैं चुनाव कवर कर रहा हूं 90 से 1991, 95, 96, 98, 99, 2000, 2004, 2005, 10, 15, 14, 20 और 25, 19,
2024 ऐसा हमने कभी नहीं देखा है। मैंने ये जैसे हम लालू के जिन निकल गया, बक्सा से जिन निकल गया, ये जिन निकलने वाली बात है कि जिन निकल गया बक्सा से। आपका दिमाग घूम गया था क्या जब नतीजे आए थे? अभी सच बताइएगा। अभी तक घूम रहा है दिमाग, चकरा रहा है। चक्कर आ रहा है अभी तक। मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं, मैं डाइजेस्ट कर नहीं रहा हूं। मतलब दिमाग अभी भी घूम रहा है आपका जब से नतीजे सामने आए? बिल्कुल, अभी भी मेरा दिमाग घूम रहा है भाई। अरे तो 2-3 कारण तो बताइए कि भाई आपको चक्कर आ रहा है या दिमाग आपका घूम रहा है, आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश कुमार के खेमे में भी कई बड़े लोगों से मेरी बात हुई, उनके प्रवक्ताओं से, दे आर आल्सो सरप्राइज्ड। ये हो क्या गया? हम लोग इतना कैसे जीत गए रे? हाँ दादा, इतना कैसे जीत गए? वो लोग हमसे ज्यादा कैसे हो गया? कहीं से फीडबैक नहीं था। वार रूम में जो उनके लोग हैं उनको भी कहीं फीडबैक नहीं था। तेजस्वी का क्या हाल है? लालू का क्या हाल है? उनका भी सर चकराया हुआ है, समझ नहीं आ रहा उनको। शॉक, स्टेट ऑफ शॉक। बिल्कुल स्टेट ऑफ शॉक हुआ। मेरी बातचीत तो किसी से नहीं हुई है, लेकिन उनके कुछ लोगों ने फोन किया है। कोमा में है। कोमा में? कोमा में है। अब कोमा में कहने का मतलब परेशान है, पॉलिटिकल कोमा में है। अब पॉलिटिकल कोमा में है कि भाई क्या हो गया। पिछली बार तो ये था कि 2020 में जो था कि मान ले कि 4 बजे तक इन लोगों ने काउंटिंग को धीमा कर दिया 10-12 सीट पर। ये लगता था कि इतना तो जिसकी भी सरकार रहती है तो वो कर देती है, चाहे जिसकी भी सरकार हो। लेकिन इस तरह से मतलब कि जब बैलेट पेपर से ही जब ट्रेंड शुरू हुआ, जो पोस्टल जो वोट है, हाँ, उससे जो शुरू हुआ तो थमने का नाम ही नहीं लिया। लगातार बढ़ते गया। 1-1.5 बजे तक तो क्लियर हो गया कि ये जो है सुनामी है और सुनामी जो है आगे बढ़ते जाएगी। ये बताइए बेलारी साहब कि अब नीतीश कुमार की पार्टी का फ्यूचर क्या है? नीतीश कुमार का फ्यूचर क्या है? क्योंकि अब तो सारे के सारे अंडे जो हैं वो अमित शाह की टोकरी में है। सब कुछ अमित शाह के ही हाथ में है। नतीजा भी हाथ में है, चुनाव आयोग भी है, सिस्टम भी है, सरकार भी है, इनकम टैक्स भी है, अडानी भी, अंबानी है। सारे पत्ते अमित शाह लेके खेल रहे हैं अब। और नीतीश कुमार जिनको आप 45 साल से जानते हैं, वो किंग मेकर नहीं रहे। ही इज नो मोर द किंग मेकर। अरे ही इज नॉट किंग मेकर, नॉट क्वीन मेकर, कोई मेकर नहीं रहे। अब सिर्फ नीतीश कुमार है और बीजेपी के रहमो करम पर अपना अगर सीएम उनको बनाते हैं तो रहेंगे। संभावना है कि उन्हीं को बनाएंगे कुछ दिनों तक। और उनकी पार्टी का जो है जो फ्यूचर, 2 लोग हैं उनके, हाँ, फ्यूचर अब तक 2 लोगों के हाथ में होगी। अब उनके खिलाफ भी अभी नहीं लग रहा है कि कुछ कर पाएंगे। Okay. तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिकॉज ही हैज कम टू नो कि ये दूसरे के साथ चले गए हैं, अब हमारे साथ वैसे नहीं है। संजय झा और ललन सिंह, तो इसलिए इनका इलाज जो करेंगे आयुर्वेदिक, अब क्या करेंगे? अब तो यही रहमो करम पर दूसरे के हो गए। नीतीश रहमो करम पे आप हैं, कह रहे हैं कि नीतीश रहमो करम पे अमित शाह के, सारे पत्ते अमित शाह के हैं। आपको खुद जो है चक्कर आ रहे हैं सुबह से, और आप कह रहे हैं कि लालू परिवार, आपको पता लगा कि पॉलिटिकल कोमा में है, उनको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या गया। क्या हम इसको माने कि अब बिहार का मतलब अब अमित शाह के हाथ में सारा खेल है, लगाम बिहार की अब अमित शाह के हाथ में रहेगी? लास्ट क्वेश्चन मिस्टर बिलारी। फॉर टाइम बिंग तो ऐसा लग रहा है। भविष्य के गर्भ में क्या है तो कोई जानता नहीं है अभी, लेकिन अभी तो ये मान करके चलना होगा कि अमित शाह के कंट्रोल में बिहार आ गया, बिहार सरकार आ गई, पूरा बिहार आ गया, नीतीश कुमार भी आ गया। 45 साल के अपने करियर में पहली बात आप चौंके हैं, पहली बार आपके प्रेडिक्शन गलत हुए। क्या आपको लगता है कि वाकई इतना बड़ा खेल हुआ जिसको कन्हैया बेलारी भी समझ नहीं पाए? कन्हैया बेलारी के अलावा मैं कह रहा हूं कि जेडीयू के बड़े बड़े नेता नहीं समझ पाए, भाजपा के नेता भी नहीं समझ पाए कि क्या हो गया हम लोगों के पक्ष में। हम लोगों ने कहीं भी ऐसा नहीं देखा सुनामी आ रहा हो, आंधी की तरह, मैंने ऐसा कहीं लगा नहीं हम लोग के। तो अच्छा, ईमानदारी से बता दीजिए, अगर एकदम निष्पक्ष चुनाव होता और आप हर सीट पर गए तो बीजेपी क्या वाकई 50 सीट पर सिमट जाती?
अगर निष्पक्ष एकदम। होता है। मेरा अभी भी मानना है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी राजद होती, सेकेंड नंबर पर नीतीश कुमार होते 1-2 सीटों के अंतर पर, और बीजेपी थर्ड नंबर पर होती। आज भी इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन भाई जो है सो उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मानना चलिए, क्या होता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो प्रत्यक्ष आ गया। ठीक। बिलारी साहब कह रहे हैं कि जिस दिन प्रमाण आएगा उस दिन मैं खुलकर सामने आऊंगा। अभी मेरे पास प्रमाण नहीं, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि कोई अदृश्य हाथ है जिसने खेल कर दिया। अभी भी ये कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं ये कि बीजेपी नंबर 3 की पार्टी है, ये हर सीट पे गए, 45 साल में पहली बार धोखा खाए, और ये कह रहे हैं मैं ही धोखा नहीं खाया हूं। आरजेडी के नेता, जेडीयू के नेता, बीजेपी के नेता, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये एकदम से उछाल आया तो कहां से आया, सुनामी कहां से आ गई बीजेपी के पक्ष। और इसलिए ये कह रहे हैं कि खेल तो हुआ है, लेकिन बिना प्रमाण के उस खेल को अगर ये बताएं तो कैसे बताएं। बिहारी साहब, मुझे लगता है कि जल्दी कोई ना कोई आपको सुराग मिलेगा, और जैसे ही सुराग मिले हम लोग फिर लाइव होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, और मैं चाहूंगा कि अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो भाई थोड़ा सा आराम कर लीजिए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।